धर्म कॉलेज। मैं डॉक्टर मनिका जैन इस 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के पहले दिवस के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। To further the proceedings, I extend warm greetings to our guest speaker, Ms. Meenakshi Sahai, and respected Principal Sir, Professor Gyanatosh Kumar Jha. May I now request Principal Sir to formally welcome ma'am with his kind words. Sir. Thank you, Dr. Manika Jain. आदरणीय मीनाक्षी सहाय जी, जो इस सत्र की हमारी अतिथि वक्ता हैं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर विनीता तुली, कोऑर्डिनेटर IQAC, डॉक्टर मनिका जैन, who is coordinating this session, और पार्टिसिपेंट्स। मैं अपने कॉलेज की तरफ से, अपनी IQAC टीम की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से हमारी जो अतिथि वक्ता हैं मैडम मीनाक्षी सहाय जी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछले सत्र में के आरंभ में ही बताया था कि हमारे जो सेशन है, जो सत्र हैं, वो थोड़ा हटके हैं, रोचक हैं और इंटरेस्टिंग हैं, जो बिल्कुल अब उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या हमको करना है आगे, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो मैं कॉलेज की तरफ से पुनः मीनाक्षी जी का स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और आज हमारे बीच अपने इस सत्र के लिए वो उपस्थित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मीनाक्षी जी का। Thank you, sir. Let me introduce Ms. Meenakshi Sahai to the audience. Ms. Sahai joined University of Delhi on 31st January 2005 as the Assistant Registrar and was subsequently appointed as a Deputy Registrar in July 2015. She has looked after the portfolio concerning General and Academic Administration and Examination in the South Campus MNC Web, College Administration, and RTI implementation in North Campus as CPIO. Presently, ma'am is the Joint Registrar looking after the recruitment branch of the university for the past 7 years. She has also been given the charge of HR department of the university. We welcome you, ma'am. Ma'am is going to address the gathering on the topic Constitutional Values and Strategic Planning in Higher Education. Ma'am, the dais is all yours. Thank you so much. प्रोफेसर ज्ञानतोष झा और पार्टिसिपेंट्स और कॉलेज के जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करने में लगे, उन सबको मेरा नमस्कार। और ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं यहाँ अपने व्यूज इस टॉपिक के बारे में प्रेजेंट कर पा रही हूँ और इस प्रोसेस में मैं खुद भी बहुत कुछ सीखूंगी। मैं कितना सिखा पाऊंगी वो तो सेशन के बाद ही पता चलेगा, या कितना हम लोग, बेसिकली ये तो डिस्कशन की चीज है। हम सब लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग सीखने वाले मोड में नहीं है, बस एक दूसरे से हम लोग अपनी जानकारी और अपनी कैपेसिटीज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अगर हम मतलब कि वैल्यूज और इकोनॉमिक्स जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, इसका एक सामंजस्य करने की कोशिश है। मैं अपना स्क्रीन थोड़ा शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है चीजों का, बट आई विल ट्राई। So it is my screen visible to everybody? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम आम जिंदगी में इन चीजों के बारे में बात करते हैं। बट फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यू एंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस। और ये आप मतलब जो भी मैंने इसमें लिखा है, ये कोई किसी किताब से नहीं है, बस मेरे थॉट प्रोसेसेस का फ्लो है। और आप लोग भी इसी तरह से सोचते हो। मैम, योर मेल इज नॉट ओपन येट, मतलब आपने पीपीटी शेयर किया है या जीमेल? आई थिंक ये खुला नहीं है। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? मैम स्क्रीन है, स्क्रीन में, लेकिन जीमेल है आपका। Ma'am, it's blank actually. Yeah. अच्छा, maybe I'll ask somebody to help me. Just give me 5 minutes.
हाँ, अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना? हेलो, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am, it is visible. हाँ। It is visible. Yeah. So moving ahead, मैं वैल्यूज और कॉन्शियसनेस की बात कर रही थी। तो वैल्यूज जो है ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो एथिक्स होते हैं और मोरल कोड कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये वैल्यूज हैं। और ये जो वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं जो हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, ये हमारे स्मृति पटल या कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं उसमें ये इनग्रेन्ड होता जाता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हमारे अपब्रिंगिंग में वैल्यूज हमारे सामने आए, हमारे लीडर जो भी हमारे को गाइड कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे पीयर ग्रुप के लोग हैं, सब लोग जो वैल्यूज हमारे दिमाग में पूरे अपने लाइफ स्पैन में देते जाते हैं, उससे हमारा कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। और वैल्यूज और कॉन्शियसनेस मिला करके हमारा पर्सनालिटी डिफाइन होता है, जिससे हम किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से नहीं बिहेव करेंगे, ये हमारा इसमें आता है। तो फिलहाल जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। सो बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन वैल्यूज की बात कही गई है हम उसकी बात करेंगे, बट आप अगर बहुत ब्रॉडली देखेंगे तो दीज वैल्यूज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज वी हियर इन आवर डेली रूटीन। ये चीजें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज करते हैं, बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखा है। और दीज आर द वैल्यूज विच डिफाइन आर functioning of the government and other government institutions. Being part of that larger framework as a university, जो एक public funded institution है, उस पूरे systemic network का part होने की वजह से we have to abide by these values. Secondly, जो हमारा पब्लिक फंडेड ही नहीं है, अगर आप हम लोग देखें अपने जो हमारे स्टूडेंट्स का जो कैचमेंट एरिया है या कैचमेंट क्लास है उसको देखें, तो हम एज दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने मासेस को, पूरे देश के मासेस में जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो हमारा यंग पॉपुलेशन, उसको हम केटर कर रहे हैं। तो हमारा जो पर्पस है एज अ यूनिवर्सिटी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और तरह की यूनिवर्सिटीज भी हैं, बट with the kind of framework with which we have been functioning, हमें ये सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन वाली जो पॉलिसीज से गाइड होना है, और हमारी पॉलिसीज उनको उस फ्रेमवर्क को वो देखे, उसके हिसाब से हो, इसके लिए भी हमारा जरूरत है इन वैल्यूज को जानना, बिकॉज दिस हैज टू बी द बेसिस ऑफ आवर policies, and policies include our academic curriculum and other aspects of university or colleges functioning. So if we talk of the constitution, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने प्रियम्बल, मुझे लगता है अपने 5th 6th की किताब में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन जिक्र जरूर आया होगा प्रियम्बल का। हम सभी लोगों को, कई लोगों ने कोशिश भी की होगी रटने की। तो जो प्रियम्बल है, अच्छा एक चीज और बताइए, मैं जिस तरह से आगे बढ़ रही हूँ, मेरा स्क्रीन बढ़ रहा है या पीछे है? मैम इट इज इन सिंक, बिल्कुल ठीक है। It is in sync. Okay. So preamble of the constitution, किसी भी, अब तो हम एक बड़ी संस्था का पार्ट है, हमेशा किसी ना किसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हम लोग पार्टिसिपेट किए होंगे, और हमने देखा होगा किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क के पहले एक प्रियम्बल होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को भी आप देखेंगे तो उसके आगे प्रियम्बल होता है। तो प्रियम्बल जो होता है उसका एक जिस्ट देता है। सो it in fact tells what are the basic values enshrined in this particular document. So जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक वैल्यूज में वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका हर शब्द इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ये शब्द नहीं है, ये एक मूल मंत्र है जो बता रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारा संविधान है, ये हमने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, ये हमें किसी ने थोपा नहीं है हम पे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved,
और ये हमारा हमने ये रिजॉल्व किया है, हमने ये दृढ़ निश्चय किया है कि हम अपने देश को इस तरह से बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन तो हो गया प्रभुता, आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि होना चाहिए, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की चीज में कोई और अथॉरिटी डिफाइन नहीं करेगी कि हमारा क्या डिसीजंस होगी, क्या पॉलिसी होगी। फैक्टर्स हो सकते हैं बट देयर कैन नॉट बी एनी अथॉरिटी ओवर एंड अबव आवर गवर्नमेंट। सोशलिस्ट, एक सोशलिस्ट ऑर्डर जहां बराबरी की कोशिश की जाएगी समाज में, आखिरी व्यक्ति को भी जो डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं वो उन तक पहुंचे। सेक्युलर, सेक्युलर तो हम सब लोग समझते ही हैं कि सरकार जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई प्रेफरेंस नहीं देगी या समभाव रखेगी। जो अगर हम वेस्टर्न और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करें तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में है डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। क्योंकि धर्म हमारी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में, हर सिटीजन की जिंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का वो समभाव का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में और आप लोग समझते ही हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मतलब जिसकी जो सरकार है वो लोग चुनते हैं, और रिपब्लिक वो हुआ जैसे अनलाइक ब्रिटेन में वो मोनार्की है, रिपब्लिक जो होगा वहां का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। तो एक मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मैं पूछती हूँ लोगों से कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। तो कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर है, हालांकि मैंने अभी समझाया भी। तो डेमोक्रेसी तो हो गया आपका मासेस का रूल, जहां हर व्यक्ति को एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का फीलिंग मिलेगा। और रिपब्लिक हो गया कि जो देश का हेड है, जो भी गवर्नमेंट का हेड है, वो एक जन से डिसाइड नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा। तो हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे और हमने सोचा था कि हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे, तो वो एक फेज था। हम एक्चुअल रिपब्लिक तब बने जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, जिसने डिफाइन किया कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है। फिर जस्टिस है, जस्टिस किस किस तरह का ये भी डिफाइन किया, सोशल होना चाहिए, सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल लेवल पे भी हर व्यक्ति को वोट देने का राइट है, हर व्यक्ति का हर वोट जो है एक ही उसका वैल्यू होगा, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति, एक जिसके पास रहने को घर नहीं है, उसका भी जो अगर वोट होगा तो उसका वैल्यू भी उतना ही होगा जितना अन्य व्यक्ति का होगा। तो लिबर्टी हो गया थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हर तरह का लिबर्टी है हमारे देश में। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आपका स्टेटस भी सरकार बराबर मानेगी और आपको अपॉर्चुनिटीज भी बराबर मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं होंगे। और जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, उस चीज को लाते हुए हमें एक इंडिविजुअल का जो उसका डिग्निटी है उसको भी मेंटेन करना है और कंट्री का इंटीग्रिटी और यूनिटी भी मेंटेन करना है। तो आप इस प्रियम्बल में देखेंगे कि एक बैलेंस है, एक राइट्स का भी एस्पेक्ट है और एक बैलेंसिंग इम्पैक्ट इन द सेंस क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे उस राइट पे। आपको यूनिटी इंश्योर करना है, आपको इंटीग्रिटी इंश्योर करना है, आपको हमारे देश की सोवरेनिटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कुछ हार्म ना हो, वो इसमें आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली रिपीट ही है वो जो हमने अभी समझा। तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो इन सब वैल्यूज को लेके चलेगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को बात करें तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है।
इसके अलावा भी आप अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स जो ये डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट क्या होगा, पंचायती राज कैसे होगा, या इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे डिफाइन होगी, या स्टेट के क्या पावर्स होंगे, सेंटर के क्या पावर्स होंगे, इस सब में ये जो 3 चीजों में वैल्यूज डिफाइन किए गए हैं कहीं ना कहीं, और प्रियम्बल में जो वैल्यूज डिफाइन किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट आ जाता है। ये एक करंट थ्रू आउट इस डॉक्यूमेंट में रन करता है, जो कहीं ना कहीं फोकस, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज का हम फोकस देखें तो इन 3 चैप्टर्स में है, लेकिन लहर के रूप में ये पूरी संविधान में फैलता है। इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। जहां भी हम प्रैक्टिकल लेवल पे हम पाते हैं कि आज के समय के हिसाब से कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकार का हनन हो रहा है किसी पॉलिसी से, तो उसे उसके हिसाब से मेंट किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। इसमें अभी ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन लागू किया गया है कि इसी की एक कड़ी है। अब पाया गया, सरकार ने जब देखा सारे रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन के नतीजों को, तो पाया गया कि ये एक कैटेगरी थी जो रह जा रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कि इस कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को भी रिजर्वेशन मिले। तो ये कोई नई चीजें नहीं है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम सब लोगों ने अपनी 5वीं 6वीं की किताब में पढ़ा है, और अब सरकार ने 10वीं मिनिमम कर दिया है रिक्रूटमेंट के लिए, तो हर व्यक्ति कभी ना कभी इस चीज को या तो खुद पढ़ा होगा या अपने बच्चों को पढ़ाया होगा। तो कुछ नया नहीं है ये सब। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 और 35 के बीच में है। जो 3rd चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे ये फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड हैं। और बेसिकली अगर हम समझें, किसी भी इंसान को अच्छी जिंदगी मिले, हर खुले मन से वो सोच सके, उसकी पर्सनालिटी, उस व्यक्तित्व का ग्रोथ हो, तो उसके लिए इस तरह के अधिकार बहुत जरूरी हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। कई बार आप डिक्टेटोरियल रिजीम्स में देखेंगे कि हो सकता है डेवलपमेंट वहां हो पा रहा हो और सब चीजें हो पा रही हो, लेकिन ये फ्रीडम का एहसास नहीं है। चाइना में, सऊदी अरेबिया के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ बहुत ही इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का अच्छा है, सब चीज है, लेकिन जो इंडिया में हमें फ्रीडम है, हमारे जो अधिकार हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। एक व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी जी पाए, खुल के रह पाए, खुली हवा में सांस ले पाए। जो इंडिपेंडेंस हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, उसका रियल सेंस में फायदा उठा पाए, तो उसके लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। तो जो पहला राइट है फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू इक्वालिटी है। अगर आप इसको देखें, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में है। इसमें न सिर्फ स्टेट जो है किसी को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी, बट वो इंश्योर भी करेगा कि वो इक्वल प्रोटेक्शन मिले लॉ का, सब कोई को बराबरी का एहसास हो, सब कोई को बराबरी दर्जा, प्रोटेक्शन लॉ का जो है वो भी बराबर मिले। अपॉर्चुनिटीज तो मिले ही, इक्वालिटी हो ही उसमें, लेकिन प्रोटेक्शन भी हो। इसमें आता है आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो आर्टिकल 16 है, इसी के तहत हमारे रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सारी चीजें किसको कितना कैटेगरी देना है। तो यहाँ पे बात आती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की। यहाँ पे आप ऊपर पढ़ रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 16 में आता है, और वो कहता है क्योंकि जब सबने शुरुआत की अपने ग्रोथ की, तो हर क्लास जो था, हर कास्ट, क्लास को कास्ट के टर्म्स में इंडिया में समझने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमारा जो सोशल वैल्यू था कास्ट बेस्ड था। तो कास्ट के जो अलग अलग लेवल थे, जो हमारा धर्म, जो वर्ण का सिस्टम था, उसके तहत जो चल रही थी, तो उसमें ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो बराबरी से आ पाए।
तो वो भी बराबरी से हमारे देश के प्रोग्रेस में, उसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, अपना जो डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं लास्ट पर्सन तक जा सके, इसके लिए है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और इसी के तहत हमारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। फिर है अनटचेबिलिटी, भी एक बहुत ही बुरी प्रथा थी, कुप्रथा थी, जिसको हटाने के लिए हमारे देश के सभी नेताओं ने, गांधी जी ने स्पेशली, और भी लोगों ने भी कोशिश की थी उनसे पहले, राम मोहन रॉय और सब जो समाज सुधारक रहे। तो जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो सबसे पहले इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया कि अनटचेबिलिटी अब इलीगल होगा। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक और चीज थी जो अंग्रेज के टाइम पे योर लॉर्डशिप और क्या क्या टाइटल्स अभी भी ब्रिटेन में दिए जाते हैं, तो ये टाइटल्स भी अब नहीं दिए जाएंगे इस राइट टू इक्वालिटी के तहत, इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बराबरी का दर्जा तो दे दिया, इक्वल प्रोटेक्शन भी दे दिया, लेकिन अगर आपको बोलने ही ना दिया जाए, आपको एक्सप्रेस ही ना करने दिया जाए, तो वो सब मायने नहीं रखेगा। लेकिन आप अगर इसके नीचे के पॉइंट्स देखेंगे तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये अनब्रिडल्ड नहीं है, बिना किसी कंट्रोल के नहीं है। ये आपको इंश्योर करना है कि जब भी आप असेंबल करें, जब भी आप एसोसिएशंस बनाएं या एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो आप वहां की शांति को भंग ना करें। ये हमारा, जहां आपका शांति का भंग होगा या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से अराजकता फैल सकती है, तो आपके इस राइट को कर्ब किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसीलिए हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो पहले जिस प्रोफेशन में थे, लोअर लेवल के प्रोफेशन में थे, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो कॉल्ड ब्लू वाइट कॉलर्ड जॉब्स जिसको कहा जाता है, या ऐसे जिसमें पहले जो हमारा वर्णाश्रम नहीं, जो वर्ण सिस्टम था, उसमें जो डिफाइंड थे कि ये कैटेगरी, ये कास्ट के लोग ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जो बर्थ पे बेस्ड था, अब बर्थ पे बेस्ड प्रोफेशन नहीं रहेगा। आप कुछ भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, सब फ्रीडम है आपको कुछ भी टेकअप करने का, आपको सब चीज का अधिकार है। इनफैक्ट आजकल के बच्चे इतने अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो गए हैं कि उनको हम लोगों के माँ बाप ने तो समझा दिया कि भाई तुम इसी लाइन पे चलो, और हम लोग बढ़ गए। आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं, उनको जो करना है, जो बोलना है, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, उसको फ्लावर करने देने के लिए ये राइट जो है ये बहुत ही जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस आया, जिसके तहत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो थी उसको छापने का परमिशन दिया गया। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, जिसके तहत हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो थे, इनको पब्लिक के तरफ खोल दिया गया। कुछ क्लॉसेस अब आप राइट टू इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो कुछ चीजें हैं जिसको हम मना किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई कारण होना चाहिए। बट जो एक्ट है वो पूरा ट्रांसपेरेंट कर देता है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग को। राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। ऐसा नहीं है कि सरकार या पुलिस आपको पकड़ के थाने में बंद कर दे बिना आपको कारण बताए, बिना आपकी लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट किए हुए आपको ये पकड़ के जेल में नहीं बंद किया जा सकता। ये जो 19 से 22 के आपके राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स हैं, ये आपको अधिकार देते हैं कि आपको बताया जाए कि आपको क्यों कन्विक्ट किया जा रहा है, और आपको अरेस्ट या डिटेंशन ना हो, और अगर कुछ करना है तो आपको लीगल असिस्टेंस का भी आपको अधिकार मिलना चाहिए। तो ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं ये हमें ये राइट देते हैं।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आप आएंगे तो राइट टू एजुकेशन जो है इसी के तहत आया है कि 14 साल तक के बच्चों को आपको एजुकेशन देना ही है, और ट्रैफिक और ह्यूमन बींग्स का फोर्स्ड लेबर नहीं होना है। इसी का फॉलोअप है कि 14 इयर्स तक आप किसी को नहीं रख सकते हैं, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। राइट टू एजुकेशन, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये सब इसी राइट के तहत आता है। फिर जो हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे अपने प्रियम्बल में, उससे रिलेटेड ये रिलीजियस फ्रीडम का है। और आपको अब जो प्रोफेस करना चाहे, मैं बर्थ से हिंदू हूँ मगर मैं कुछ और प्रोफेशन, बुद्धिज्म फॉलो करना चाहती हूँ, क्रिश्चियनिटी फॉलो करना चाहती हूँ, या कोई और फॉलो करना चाहती हूँ, तो ये फ्रीडम मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है। और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाने के लिए, जैसे जजिया वगैरह होते थे, टैक्स उस समय पे किए जाते थे, ऐसा कोई टैक्स सरकार लेवी नहीं कर सकती। और लेकिन फिर हमारा जो ये है, किसी भी संस्था में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, और एजुकेशनल in private educational institutions religious education not against will, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है और कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहता है तो कोई इंस्टीट्यूशन उसे फोर्स नहीं कर सकता है। ये हम कर चुके हैं। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आप अपने कल्चर को, जो भी आपका कल्चर है या एजुकेशन जिस दिशा में चाहते हैं, इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30। बट अगेन इसमें कोई जबरदस्ती, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं किसी को। राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, जो 70s में इसको एब्रोगेट कर दिया गया, अमेंड करके हटा दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपके बच्चों में हमेशा आपने देखा होगा किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है बच्चों में, तो फिर आपके पास आते हैं और आप फिर डिसाइड करते हैं कौन सही है कौन गलत है, या किसको क्या सजा देनी चाहिए, या दोनों को ही सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो किसी भी अधिकार, कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं होता जब तक अगर कोई उसका हनन कर रहा है, उसके खिलाफ कोई उस पर एक्शन ले सके, इसका प्रोविजन ना हो, तब तक किसी भी राइट का कोई फायदा नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इसीलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और इसके तहत आप सीधा, अगर आपका राइट कोई भी वायलेट होता है फंडामेंटल राइट, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे आपको एक हायरार्की से जाना पड़ता है, पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जिसके वायलेशन पे, लेकिन ये वायलेशन अगर सरकार कर रही है या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट जो बना है, जो आप प्रियम्बल में वी द पीपल का जो बात हुई, तो क्योंकि पार्लियामेंट हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव से बना है, हमारे ही पार्टिसिपेशन से वहां लोग इलेक्ट हुए हैं और गए हैं, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दी गई है, आर्टिकल 33, 34, 35। तो जब ये सब चीजें हों तो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं कुछ राइट्स हमारे। तो अब हम जो हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा, तो ये जो है हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। इसके बिना जो हमारा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है ये हो ही नहीं पाएगा जब तक ये हमारे राइट्स जो हैं, ये वैल्यूज जो हैं, ये इनको इम्पोर्टेंस ना मिले। और ये गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरीनेस को भी रोकता है। ये सरकार अपनी मर्जी से किसी को पकड़ के बंद कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। हम अपने अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं, उनके हनन पे हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं। और ये फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स आप देखें तो यही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। तो ये इसका फाउंडेशन है ये राइट्स। और इन वैल्यूज पे बेस्ड है हमारा सेक्युलर स्टेट। और इसमें न सिर्फ हमारे वैल्यूज, न सिर्फ हमारे राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कम संख्या में है, माइनॉरिटीज हैं, उनके इंटरेस्ट को भी ये प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं इन राइट्स के तहत।
और इस तरह से आप अगर देखें, अगर लार्जर पिक्चर देखेंगे तो ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट जो है, सोसाइटल इंटरेस्ट जो है, या कंट्री का जो इंटरेस्ट है, ये आप दोनों को रिकंसाइल करता है। इसके बाद आता है अगला जो सेक्शन है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात हो रही है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, ये चैप्टर 4 पार्ट 4 में है। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल इन द सेंस कि उनका हनन अगर सरकार या किसी भी सरकारी संस्था द्वारा होगा तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो डायरेक्टिव के रूप में है, गवर्नमेंट के एक गाइडलाइंस हैं जिसको गवर्नमेंट को फॉलो करना है अपनी पॉलिसीज में। लेकिन ये जस्टिशिएबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकती कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसलिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो फिर भी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गाइडलाइंस है, ये वो लाइट है जिसके तहत उनको अपनी पॉलिसीज फ्रेम करनी है जो सरकारी, और ये हम उस बड़े तंत्र का पार्ट है। हम उस सरकारी संस्था, अगर बड़ा सबसेट है तो हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज भी उसका पार्ट है। तो हमें भी अपनी पॉलिसीज में, हमें अपने करिकुलम में, हमें अपने फंक्शनिंग में इन सब प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, इंटरनेशनल प्रिंसिपल, ये अगर हम मोटा मोटी देखें तो इन 4 कैटेगरीज में इन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो प्रोविजंस हैं उनको। तो स्टेट टू इंश्योर स्पेशल सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, सर्टेन प्रिंसिपल, फ्री लीगल एड देना पड़ेगा। इक्वल जस्टिस के लिए, इक्वल जस्टिस की बात करें, फ्री लीगल एड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है तो कोशिश करेगी सरकार लीगल एड फ्री में मिले। इसके लिए हमारे बहुत लीगल एड के क्लिनिक्स भी हैं। हमारा फैकल्टी ऑफ लॉ जो है इसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे रोल आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का और हमारे प्लानिंग का और मैनेजमेंट का एज एन इंस्टीट्यूशन। फिर विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन होगा। पंचायत को स्ट्रक्चरली डिफाइन किया गया है, इसी के तहत आगे बढ़ते हुए राइट टू वर्क होगा, टू एजुकेशन होगा। अब ये राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट भी बनाया जा चुका है। फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ एक बहुत ही ह्यूमेन एस्पेक्ट है जिसके लिए कोशिश की जाएगी। इसलिए ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिसकी तरफ आगे बढ़ना है। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को कोशिश करनी है। लिविंग वेज ऑफ वर्कर्स, जो मिनिमम हम लोग वेजेस का कॉन्सेप्ट है वो इसी के तहत आता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिश की जाएगी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अब वो आर्टिकल 14 के तहत तो ये एक राइट हो गया है। Promotion of educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections. इनके जो educational और economic interest हैं, जो इनके ग्रोथ के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के गोल्स इन तक पहुंचे, उसके लिए जो इंटरेस्ट इनके हैं उसको भी केटर करना सरकार को पड़ेगा। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। हमारी जो मिड डे मील स्कीम है, हमारे जो ये सफाई अभियान भी आप समझ लीजिए, स्वच्छता अभियान, इतने सारे टॉयलेट्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें इसी गाइडलाइन के तहत, इसी एस्पेक्ट को कवर करते हुए हमारी सरकार की तरफ से पहल हो रही है। Organization of agriculture and animal husbandry, protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. फॉरेस्ट को भी और वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्शन होना है, विच इंक्लूड्स जो ट्राइबल्स वहां रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में लोग रहते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना इसके तहत आता है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस,
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक साथ मिल जाए, अगर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव पे चेक लगाने का अधिकार ना मिले, एक ही बॉडी दोनों चीजें करे, तो जो इम्प्लीमेंटेशन में कमियां आएंगी, खामियां आएंगी, उसको चेक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रिस्क्राइब्ड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दैट द जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस होना चाहिए और सिक्योरिटी जो है, कोई माहौल अराजकता का इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। फिर तीसरा एस्पेक्ट जो है हमारा, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी तक तो हमने अधिकार 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 की बात की, लेकिन अधिकार का किसी भी सिक्के का एक पहलू वो सिक्का को कंप्लीट नहीं करता है, उसके दूसरी तरफ आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी उस सिक्के की वैल्यू होगी, तभी वो होल होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट पूरा तभी होगा जब लेना और देना दोनों तरफ हो। तो लेना तो हमने सिटीजन्स को जो मिलना है वो तो हमने समझ लिया, फिर देने की भी बारी है। देने की बारी में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। अब ड्यूटीज में क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जब भी बजेगा हमें खड़े हो जाना है। नेशनल फ्लैग को कोई डिसऑनर नहीं होना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जो हमारे इम्ब्लेम्स हैं हमारे देश के जिससे हमारा मान है, उसके ये जो इम्ब्लेम्स हैं, इनका मान रखना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम में जो वैल्यूज थे, जो भाईचारा की बात थी, जो हर सेक्शन को लेके चलने की बात थी, ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात थी, ये सब आइडियाज जो उस समय उठे उभरे, उनको हमें अप्रिशिएट करना है, अपने आप को उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। ना सिर्फ फॉलो करने की कोशिश करनी है, उसको अगले जनरेशन तक बताने की भी जरूरत है, उनको समझाने की भी जरूरत है, क्योंकि हम ही वो हैं जो धरोहर उनको दे के जाएंगे। वो अपने आप तो नहीं, हमने किसी से धरोहर ली, एक जनरेशन से धरोहर ली, हमें वो धरोहर देना है। और यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक ही समय पे एक जनरेशन से बात कर रहे हैं, और जो बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव जनरेशन हमारे कॉलेजेस में हर लेवल के, हर कास्ट के, हर रीजन के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें अपने देश का सोवरेनिटी, प्रभुत्व, यूनिटी, उसकी एकता और इंटीग्रिटी, अखंडता, ये हमें बरकरार रखना है। हमारी किसी भी बात से, हमारे किसी भी वचन से, हमारे किसी भी बिहेवियर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एस्पेक्ट जो हमारे देश के हैं वो इफेक्ट हो, किसी तरह से वो हैम्पर हो। To defend the country and render national service when called upon to do so. जब भी सरकार बोले तो हमें उस चीज के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए आगे बढ़ के जाना है। जो भी हम एक दिन का कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी डिजास्टर के ओवरकम करने के लिए, किसी भी चीज में, तो वो जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सरकार जब कहे तो हमें आगे बढ़ के करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि हर परिवार में से लोगों को आर्मी में रिक्रूट होना पड़ेगा, तो वो भी करने की जरूरत अगर पड़े तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। टू प्रोमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हमने बात की भाईचारा की, हम लोगों के बीच में भाईचारा हो, हम लोग आगे बढ़ें, अखंडता को बरकरार रखें, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है। ये हम छोड़ नहीं सकते इस चीज को, कुछ भी हो जाए, और यही चीज है जो हमें आगे बढ़ाएगा। ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। किसी भी तरह का डिविजन हो हमारे यहाँ, हम ये
हमें ब्रदरहुड की फीलिंग को बढ़ाना है, इस भाईचारे को बढ़ाना है, फैलाना है। टू रिनाउंस practices derogatory to the dignity of women। अगर हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो डिग्निटी जो वुमेन का है उसको इफेक्ट करता है। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस का, ये सब चीजों का, इसके प्रोविजंस जो आ रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है। एज इंडिविजुअल, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी हैव टू सी टू इट कि कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो एक औरत की, एक स्त्री के डिग्निटी के खिलाफ है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। To value and preserve the rich heritage of our composite culture। ये भी ऊपर से ही फ्लो करता है। हमें अपने रिच हेरिटेज को, जो हमारे डिविजन्स हैं, आपस में डिविजन्स हैं, फिर भी हमें एक रहना है, लेकिन हमारे जो डिविजन्स है उसकी जो सुंदरता है, जो उसे कॉम्पोजिट बनाता है, एक संतरा है, उसके अलग अलग एक एक फाक का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब वो मिल के पूरा संतरा बन जाता है तो उसका भी इम्पोर्टेंस है। एक फ्रूट बास्केट होता है, उसमें 5 तरह के फ्रूट्स होते हैं, वो पूरा का पूरा फ्रूट बास्केट है, लेकिन 5 तरह के फल होने की वजह से उसमें उसकी जो सुंदरता है या स्वाद जो है, हम शादियों में जाते हैं, फ्रूट का जो होता है उसको कम ही लोग उस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग बढ़ते हैं हर एक में से 2-2 चीजें लेकर के जब वो खाते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है या उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो हमें अपने देश की भी इस विविधता को, इस कॉम्पोजिट कल्चर को बना के रखना है। To promote and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures। सिर्फ इंसान की ही नहीं है ये दुनिया हम भूल जाते हैं कि बाकी जानवरों की भी है, प्रकृति की बाकी चीजों की भी है, नदी में भी जान है, जंगलों में भी जान है। हमें इन सबको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए खत्म नहीं करना है। हम लोग छोटे थे तो शायद इस बात का एहसास नहीं था, सड़क पे गंदा फेंक दिया, नदी में कोई प्लास्टिक फेंक दिया, तब हम लोग रियलाइज नहीं करते थे। हम लोग रियलाइज नहीं किए, इसीलिए ये सब चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आना पड़े कि अब देखो भाई, इसको तुम्हें लागू करना है, इसको तुम्हें संभालना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। तो एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, सुपरस्टिशन में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ह्यूमनिज्म, भाई मानवता, मानव अधिकार, इन सब चीजों के लिए हमें काम करना होगा। और जो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। हम लोग, मेरा ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है गलत है, लेकिन आई होप थिंग्स आर ओके विथ यू, स्क्रीन इज विजिबल। Yes, ma'am. तो थैंक यू। तो पब्लिक प्रॉपर्टी, पहले लोग उस पे नाम लिख देते थे, अपने प्यार का इजहार पब्लिक प्रॉपर्टी पे ही करते रहते थे, मतलब लोगों को लगता था शायद इससे उनका प्रेम अमर हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें सही नहीं है। उस प्रॉपर्टी का उसकी अपनी ही सुंदरता है, उसका जो सुंदरता है उसको हमें बरकरार रखना है और आगे बढ़ना है। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that nation constantly rises higher levels of endeavor and achievement। हम लोगों को सिर्फ अपना नहीं देखना है, हमें सबको साथ लेकर के देश को आगे बढ़ाना है। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14। As a parent, as a guardian, it is your obligation to ensure that your child, और जो भी आपके प्रोटेक्टरेट में है, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, उसको पढ़ाई लिखाई जितना उससे जरूरत है, जितना उसकी इच्छा है, जितना उसकी क्षमता है, वो हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो जो हमने अभी पिछले पौना घंटा में जो भी वैल्यूज हमने समझा, मोटा मोटा अगर उसका जिस्ट बनाए,
तो हो गया सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्विटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, बैलेंस, फ्रीडम विथ रिस्ट्रिक्शंस, स्टेट एज अ प्रोवाइडर, मेंटर एंड मॉनिटर। स्टेट जो है उसको प्रोवाइड करनी है चीजें, चीजों को गाइड करना है, और वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो, चेक भी करना है। तो देना भी है, लेना भी है। लेते समय देखना है कि किसी और के अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा मैं, नहीं कर रही मैं। लेकिन जब आगे हम बढ़ें तो बाकी लोग जो हैं उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा करके या उनके अधिकारों को रौंद करके हम आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, और देश का जो ओवरऑल हमारा इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो ये हमें इंश्योर करना है, और यही वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसी अगर थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे आए, उससे पहले हम समझे कि हम किस एनवायरमेंटल इथॉस में काम कर रहे हैं। ये तो वैल्यूज हैं हमारी, जिसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। लेकिन एनवायरमेंटल इथॉस जो हम जिससे हम शुरू कर रहे हैं, जो सोसाइटी है हमारी, उसमें क्या है, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रहा ही है। आज की डेट में भी अगर गांव में जाओ तो मैंने सुना है अपने बड़े लोगों को कि अरे वो तो इतना बढ़ गया, वो तो ये कर ले रहा है, इतना अपने आप को समझ रहा है। तो वो जो मानसिकता है अभी भी कई जगह वो मानसिकता खत्म नहीं हुई है। इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन, इकोनॉमिकली भी एक गरीब आदमी को हम हे नजर से देखते ही देखते हैं, हम उसको उतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। इस बारे में अगर मैं कई बार कहानी भी सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ उसके थ्रू थोड़ा रोचक हो जाती है, चीजें समझ में भी ज्यादा आती है। मैं कहानी सुनाऊं से पहले इसका इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि मेरे बेटे ने एक बार पूछा कि मोरल स्टोरीज क्या होती है। तो मैंने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि लालच बुरी बला है तो तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुना दूं, उस कहानी में देखो कि लालच करने वाले का क्या नुकसान हुआ, तो आपको शायद समझ में आएगा कि क्या क्या नुकसान है लालच करने का, और शायद वो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको अडॉप्ट कर सकोगे। तो हमारी जो मोरल स्टोरीज हैं वो यही करती हैं। तो एक कहानी है, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, और लोगों ने भी सुना होगा, कि कृष्ण आप हमेशा गरीब आदमी को ही ज्यादा गरीब करते हैं और अमीर आदमी को कुछ भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारी बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो कि मेरे को एक चूल्हा बनाना है जिसपे मैं खाना पका सकूं, और लेकिन वो चूल्हे की जो ईंटें होंगी वो तुम्हें किसी कुएं से लेके आनी है, कुएं की मुंडेर से ही लानी, कहीं और से खरीद के या लेके नहीं आनी है, कहीं पड़ी हुई नहीं लानी है, आपको किसी ना किसी मुंडेर के कुएं से लानी है। तो वो बढ़े अर्जुन, आगे चलते चलते एक जगह गए तो उन्हें एक कुआं दिखा जो लगता था कि अभी अभी बना है, पूरा सीमेंट करके अच्छे से चबूतरा उबूतरा बना था। तो उस तरफ वो नहीं बढ़े। फिर और आगे बढ़े तो एक और था, इतना नया तो नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, उसमें कुछ निकला टूटा फूटा नहीं था। उसमें से कोई ईंट निकालनी पड़े तो कुएं को नुकसान हो सकता था या कुछ दिक्कत हो सकती थी। और आगे बढ़े तो एक और कुआं नजर आया, वो भी थोड़ा सा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, सीमेंट उखड़ा हुआ था, ईंटें थी, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था, उसमें से भी निकाला जाए तो कुआं को दिक्कत हो जाए। जब वो चलते चलते एक और जगह पहुंचे तो एक कुआं था जिसकी 2-3 ईंटें बिखरी पड़ी हुई थी, बस हल्का सा हटाओ तो निकल जाता था। तो एक बार भी नहीं सोचे वो फटाफट गए उस कुएं से, 2-4 ईंटें उठाए और वापस कृष्णा जी के पास आ गए कि लीजिए मैंने आपको ये ईंटें दे दी। तो जब कृष्णा ने पूछा कि आपने किस किस कैसे कुएं से लिया, हालांकि कृष्णा जी को सारी कहानी पता थी, वो सब देख सकते थे, तो उन्होंने अर्जुन से सवाल किया कि जब तुमने 4-5 शुरू में कुएं देखे जिनमें से भी निकाल सकते थे, तुम थोड़ा हथौड़ी छेनी लगाते उसमें से निकल आते ईंटें, तो क्यों नहीं तुमने उसमें से निकाला? तो सोचा अर्जुन ने कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, मैं तो उसी से निकाल के लाया जो ऑलरेडी एक बुरी अवस्था में था। तो मैंने बोले कि वो मैं उससे इसलिए निकाल के लाया
कि वो बुरी अवस्था में ही था और 2 ईंटें निकल जाती तो और कुछ नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें अपनी पहले सवाल का जवाब मिल गया? तो इतने अच्छे से कृष्णा ने ये बात बता दी जो हम भी अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। एक गरीब को होगा, उसको और बड़ा बनाने के बदले उससे वो काम लेंगे जो वो उसको बहुत उठाए नहीं, सस्ते में काम कर देगा। वो एक बड़ा आदमी या ज्यादा बेटर आदमी होगा, वो उस काम को नहीं करेगा, उतने पैसे ज्यादा लेगा। तो हम भी उसी से काम कराते हैं जो कम पैसे में काम कर ले, जो बुरी स्थिति में हो कि उसका मेरा 5 रुपया में भी वो काम कर देगा और एक व्यक्ति शायद 75 रुपए में भी काम नहीं करेगा। तो हम लोग भी उस इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन को और बरकरार ही करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सोशल वैल्यू है, इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन है, ये हमारी थॉट प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है। कंट्रोल करता है नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करता है। फिर है हमारी प्रॉब्लम इलिटरेसी की। इलिटरेसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो वैल्यूज को, डेवलपमेंट को, ना वो वैल्यूज को समझ पाता है, ना उतना किसी को अपने परिवार में मदद कर पाता है, ना आगे बढ़ करके कंट्रीब्यूट कर पाता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम सब लोग जो हैं पावर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं। तो ये थर्स्ट है, कंसर्न फॉर डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट। लेकिन हम सब लोग इस चीज से चिंतित भी हैं कि हमारी दुनिया का, हमारे जो हमारे फॉरेस्ट हैं, इसका नुकसान हो रहा है, इसकी भी हमको चिंता है। तो ये एक माहौल है जिसमें हम लोग अपना रूटीन लाइफ बिता रहे हैं। और ये वैल्यूज जो हैं और ये इथॉस जो है, इन दोनों चीजों को मिला करके हमें ऐसे फंक्शन करना है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा कॉन्शियसनेस एनवायरनमेंट के प्रति है, चीजों को लेके है, हम इस तरह से करें, इस तरह से फंक्शन करें कि हमारी सारी जो पॉलिसी है, जो सारा आगे बढ़ने का है हमारा हर लेवल पे, एज एन इंडिविजुअल, अगर आप सेक्शन ऑफिसर हैं किसी कॉलेज के, तो आप भी कुछ चीजें देख रहे हैं, एडमिशंस देख रहे हैं, टीचर्स का रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, उनका प्रमोशन देख रहे हैं। तो जब आप फंक्शन करें तो आपको वो इथॉस जो है वो इन्फ्लुएंस किए हुए, लेकिन आप जब फंक्शन करें तो आपको इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा सिटीजनरी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो। आप जब काम कर रहे हैं तो वर्क एथिक्स ऐसा हो, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में आपको ऐसे भावनाएं डालनी है, करना है, जिससे कि ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ज्यादा से ज्यादा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो भी उनके इंटरेस्ट हैं उनको हम कवर कर सकें और बॉटम अप अप्रोच हो, यानी कि जो लास्ट व्यक्ति है उसको भी फायदा हो और फायदा होते होते ऊपर के लोगों को भी फायदा हो, सबको फायदा हो। अब हम लोग आते हैं रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हायर एजुकेशन। अभी तक तो हमने समझा कि वैल्यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, हमारा सोशल वैल्यू क्या है, किस वैल्यू में हम लोग पले बड़े हैं, रह रहे हैं, और किस तरह से हमें इन दोनों को मिला के आगे बढ़ना है। और एडमिनिस्ट्रेशन में हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्या करना है कि हम देश की प्रगति में भी भागीदार हो सके और समाज को भी आगे ले जा सके। तो अगर हम मोटा मोटा समझे, हम लोग कभी ये रियलाइज नहीं करते हैं, बट जो हमारा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी हो, अगर हम देखें तो हम एक तरह से एक एक्टर भी हैं और एक स्टेज भी देते हैं जहाँ की डेवलपमेंट हो सके। तो एज अ स्टेज कैसे है, हम हायर इंस्टीट्यूशन जो है हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जो हमारे यहाँ वो लोग आते हैं जो कल का जनरेशन बनेंगे, जो कल का सारी चीजें, जो वैल्यूज और कॉन्शियसनेस डिसाइड करेंगे। हम अपने क्लासरूम टीचिंग के थ्रू, आउटरीचिंग एक्टिविटीज जो हमारी होती है स्टूडेंट्स के लिए, या रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस सब के थ्रू हम एक स्टेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि तुम आओ, अपने आप को इनहैंस करो, अपने स्किल्स इनहैंस करो। तो एक स्टेज की तरह काम करता है इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो उनको मौका देता है
कि आप अपने आप को अपने स्किल्स को इनहैंस करें, अपना ग्रोथ करें, अपने आप को ज्यादा पोटेंशियल अपना बढ़ाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है हमारी, जिसमें ये स्किल्स की बात हो रही है। तो ये स्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, एज अ स्टेज हम प्रोवाइड करते हैं इनको। इसके अलावा हम एक एक्टर भी है। अगर हम पूरी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को एक इंडिविजुअल मान ले, तो हम अपने इन सब कंसोलिडेटेड बॉडी के थ्रू हम, अगर आप देखेंगे कई जगह पे, यूजीसी हो चाहे कोई और ऐसा पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो, ये सब लोग जब कुछ भी पॉलिसी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसी फंक्शनिंग है, किस तरह से किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर आप टीचर्स के रेगुलेशंस को भी देखें, हमारे स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जो टीचर्स के लिए बने हैं उनको भी देखें, तो कहीं ना कहीं जो हमारा फंक्शनिंग रहा है या हमारी पॉलिसी रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो एज अ बॉडी वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सच थिंग्स। Not only are we providing a stage to the people, हम एज एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह हम एक एक्टर भी हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या चीजें कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आगे की पॉलिसी क्या होगी। एज एन एक्टर हम देश को बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, रिसर्च प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, पेटेंट्स दे रहे हैं, तो वो हम एज एन एक्टर दे रहे हैं। और यहाँ पे हायर एजुकेशन में हमारे रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप, नो डाउट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। Ravinder, are you there? Monica? हाँ जी सर, आई थिंक मैम डिस्कनेक्ट Yes, हो ma'am. गई हैं। लेट मी टॉक टू विनीता मैम। Disconnect हाँ, हो गई ma'am, है? yes, I think ma'am has just hold on. क्या हो गया? Ma'am मैम हैज बीन disconnect. डिस्कनेक्टेड। आई थिंक कनेक्टिविटी इशू है कोई। ओके ओके। Okay, dear participants, by the time ma'am joins again, there is a Google form given in the chat box. You need to fill that Google form for feedback as well as your certificate purpose. Ravinder, she has joined. Yes, sir, she has joined. Ma'am, please unmute. Nakshi ma'am. मैं ये करती हूँ, 1 मिनट बस। अब आ रहा है? Yes ma'am, it's visible. So after having understood or after having had a brief understanding of these values, this milieu और कहाँ हम आते हैं, जिसको मैंने बीच में लाने की कोशिश। अगर हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करें, किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी काम को, आपने देखा होगा छोटे से छोटा काम भी है, आप जब सब्जी लाने भी जाते हैं तो आप पहले अगर लिस्ट बना लें कि क्या क्या चीजें लेके आनी है, तो आपका
जो वो समय होगा जो मार्केट में बीतेगा वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। उसके बिना आप बस अपने याददाश्त पे जाइए, ऐसे ही तो कुछ चीज ले आएंगे, कुछ चीज नहीं लाएंगे और कुछ ना कुछ रह जाएगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am, it's visible. Okay, but it's not. हाँ, it's not moving, na? Is it moving? No, ma'am, it's I think frozen. Let me see. Resume slide. आगे बढ़ रहा है? I don't think so, ma'am. It's on slide 34. It says slideshow. Resume slideshow. हाँ, मुझे मदद लेनी पड़ेगी, बट वी कैन कंटिन्यू। एक मिनट दीजिए बस। हेलो, देखो कुछ हो सकता है तो स्क्रीन भरना बंद हो गया। मैं कंटिन्यू करूं? ऐसे नहीं। अब मूव कर रहा है शायद। अब मूव कर रहा है स्लाइड? Yes, ma'am. Move कर रहा है. ठीक, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो इट्स बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एक्टिविटी यूज्ड टू सेट प्रायोरिटी, focus energy and resources, strengthen operations, ensure that employees and other stakeholders are working together towards common goals, establish agreement around intended outcome results, and assess and adjust the organization's direction in response to a changing environment. तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। हम जब सब्जी लाने जा रहे हैं तो अगर हम ये जो डेफिनेशन, मोटा सा डेफिनेशन ऊपर लिखा है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट ही है, बट अगर हम इसमें चले तो यूज टू सेट प्रायोरिटी, मतलब आपने पहले लिस्ट बनाया, सो यू नो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। हो सकता है मार्केट में उससे ज्यादा चीजें हो, जिससे जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा चीजें हो, तो आपको उस समय समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या लेना है या नहीं लेना है। तो आपने पहले ही अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली। जब आपने प्रायोरिटी सेट की और अपना एनर्जी फोकस किया कि नहीं मुझे गाजर मूली ही लेना है, ये लेना है, वो लेना है, वो नहीं लेना है, ये सब्जी नहीं लेनी है, तो आपके पास जो पैसा है आप उस रिसोर्स को उसके हिसाब से मोल्ड करके लेके गए। और आप जब गए, आपने जब बार्गेन किया या जो भी किया, जो भी आपने ऑपरेशंस किए खरीदने के लिए, जो भी आपने प्रोसेस टेकअप किया, तो उसमें आप एक फोकस्ड एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
इंश्योर दैट एम्प्लॉयज एंड अदर स्टेक होल्डर्स, अब अपने आप को एम्प्लॉय समझ लीजिए और आपके परिवार वाले आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो आपके दिमाग में जब आपने ये प्रायोरिटी सेट करके किया तो उस समय आपने ये ध्यान रखा कि मेरे बच्चों के लिए ये जरूरी है, मेरे घर में बड़े लोग हैं उनको ये चाहिए। तो ये सब चीजें स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को आपने ध्यान में रख के, इनके कॉमन गोल को रख के, उनके एक यू एस्टैब्लिश्ड एन एग्रीमेंट विद द इंटेंडेड आउटकम कि ठीक है मुझे गाजर का हलवा बनाना है तो 1 किलो गाजर लेना पड़ेगा। तो इंटेंडेड जो आपका आउटकम था उसके बेसिस पे आपने एनर्जी को फोकस किया एंड एडजस्ट द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ चेंजिंग एनवायरमेंट। सर्दियां चल रही हैं तो गाजर का हलवा खाना है, तो इस तरह से एक चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने अपने एनर्जी को फोकस किया। दिस वाज ऑन अ वेरी लाइटर साइड, बट एक लाइटर साइड के एग्जाम्पल से शायद हम लोग ज्यादा समझ पाते हैं चीजों को रादर देन बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे करके। तो इन्हीं पॉलिसी को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम जब पॉलिसी बनाते हैं या हम एक छोटा सा काम भी खुद कर रहे हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें समझना है कि हम इस काम को किस लिए कर रहे हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, एज अ सेक्शन ऑफिसर, एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस इज engaged in some or the other activity of the college or the university जो उसको बेनिफिट करेगा, तभी तो हमें सैलरी मिल रही है, इसी के लिए तो सैलरी मिल रही है। तो जब हम काम करें तो हमें सारी चीजें देखनी है, हमें अपना प्रायोरिटाइज करना है, अपनी एनर्जी को फोकस करना है कि वेस्ट ना हो। जनरली हम लोग जब घर का काम करते हैं तो अपनी एनर्जी को बहुत बचा के चलते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा काम है, लेकिन जब आप संस्था को भी चला रहे हैं तब भी ये संस्था आप ही की है। एक बात मेरे को बहुत, एक डायरेक्टर थे IIM के, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे इतना इम्प्रिंट किया मेरे माइंड पे कि मैं उसको एक बहुत ही अपना काम करने का एक सिद्धांत मान के चलती हूँ कि जब आप, उन्होंने कहा कि जब आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका जो पैसा है वो उस आदमी का पैसा है, वो उस आदमी को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को या उस ग्रुप ऑफ बॉडी को बेनिफिट करेगा, या लार्जर इंटरेस्ट सरकार का भी वो मीट करेगा, गवर्नमेंट का भी मीट करेगा, ग्रोथ का भी मीट करेगा, बट जो वैल्यू ऑफ मनी है वो एक इंडिविजुअल की है। बट in a public institution like us, when we consider functioning of ours, जो हम 30 तारीख को सैलरी जो हमें मिलती है वो उस थोड़े से पैसे की भी उसमें एक अंश होता है जो एक गरीब आदमी नमक खरीदने के लिए सेल्स टैक्स देता है या GST जो आजकल दिया जा रहा है GST देता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वी आर आंसरेबल टू दैट पर्सन ऑल्सो। हम ये भूल नहीं सकते कि हमारे घर की जो रोटी बन रही है, हम जो सैलरी लेके जा रहे हैं, जिससे मेरा घर चल रहा है, वो उस आदमी के पैसे से है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम जब फंक्शन करें तो जितना हम इम्पोर्टेंस अपने घर के काम को देते हैं, जितनी शिद्दत से, जितनी प्रायोरिटी से, जितने फोकस्ड एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, हमें उसी एनर्जी के साथ अपना भी जो भी एक इंडिविजुअल का रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, हमें उसमें भी उसी तरह से आगे बढ़ना है, उसी तरह से काम करना है। सो वी शुड सेट आवर प्रायोरिटी, फोकस आवर एनर्जी। दीज आर जिनको मूल मंत्र कहा जाता है ना, ये मूल मंत्र हैं एक संस्था को फंक्शन करने के लिए। जब भी आप जो भी काम करें तो ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। मैंने सब्जी खरीदने का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि इतनी छोटी सी चीज में भी हम इसको यूज करते हैं। तो अगर हम एडमिशंस कर रहे हैं, अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अगर हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें ये पॉलिसीज अपनानी है। और ये पॉलिसीज, ये टूल्स अपनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि वो जो वैल्यूज हमने अभी थोड़ी देर पहले समझे, ये वैल्यूज कहीं ना कहीं हमारे को गाइड करे। हमको हर बच्चे के लिए काम करना है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है बच्चों का, उनको फायदा देना है, किसी और को नुकसान देना है, या उसके इंटरेस्ट को नहीं करना। कई बार हम लोगों के पास काम करते करते आता है कि अच्छा चलिए इनका काम कर दीजिए, इनका जरूर कर दीजिए। कोई एक बच्चा आता है जिसके लिए कोई नहीं आता है, तो एज एन इंडिविजुअल वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सीट, आपका ये जिसके लिए प्रेशर आ रहा है वो तो आप चाहे ना चाहे उसके लिए काम करेंगे ही। लेकिन जो व्यक्ति किसी के प्रेशर से नहीं आ रहा, सिर्फ अपना दुखड़ा लेके आप
के आगे आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको काम करना है। ये आपको इंश्योर करना है कि सारा जो आपका वर्क है वो इट रीचेस द लास्ट पर्सन ऑल्सो इन द लाइन, जो गांधी जी का कहना था। ये हमारी किताबों में एक मूल मंत्र रहता था। ये गाइडिंग प्रिंसिपल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। तो हमें इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, करना है। What is strategic management? This is also a tool, is the comprehensive collection of ongoing activities and processes that organizations use to systematically coordinate and align resources and actions with mission, vision and strategy throughout an organization. यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने सुधा मूर्ति का नाम सुना होगा। वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं। तो उनकी एक कहानी थी, उसमें एक ऐसा टापू था, एक आइलैंड था, जहाँ कोई शिप wreck हो जाता था तो वहां पे कोई जो भी आया उसको राजा बना दिया जाता था। और उसी टापू पे एक और दूसरा टापू था बगल में उसके, जो उससे कनेक्टेड था लेकिन बहुत ही आइसोलेटेड था। उसमें कुछ नहीं रहता था, कुछ खाने पीने की चीज नहीं थी, कोई ढंग का फल का पेड़ नहीं था, जंगली पेड़ थे जहां जाके इंसान सिर्फ मर सकता है, और जंगली जानवर रहते थे। तो जब उसको ऐसे ही एक आदमी का शिप टूट गया, तो जब शिप टूट गया और उसे होश आया तो उस टापू के लोग उसको लेके गए और बड़े खुश थे और जाके एक सिंहासन पे बिठा दिया। तो जब इसने पूछा कि इस सिंहासन पे क्यों बिठाया मुझे, तो उनका जो पुरोहित जैसा था, जो उसका सिंहासन पे बैठने के रिचुअल्स पूरे कर रहा था, उसने बोला कि हमारे यहाँ ये नियम है कि जो भी जिसका भी शिपरेक होता है उसको हम अपना राजा मान लेते हैं। तो उसने बोला ठीक है राजा तो आप मान लेते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ठीक है मैं जितना अच्छा कर सकूंगा आपका करूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि कभी ना कभी तो और शिपरेक होते होंगे, तब कोई ना कोई और भी मिलता होगा, तो आप क्या करते हैं उस समय? तो उनका कहना था कि ऐसे में जो राजा पहले का होता है उसको उठा करके हम उस जंगल में फेंक आते हैं जहां वो जंगली जानवर उसको खा जाते हैं, फिर अगले व्यक्ति को हम वहां का राजा बना देते हैं। तो जब उसने ये बात सुनी तो उसके पाँव के नीचे की जमीन ही उड़ गई। उसने बोला अरे बाप रे, ऐसे कैसे होगा, फिर कैसे करेंगे हम? मैं तो 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीना कहीं ना कहीं फिर कोई आएगा और वो तो मेरी जान चली जाएगी ऐसे स्थिति में। उसने बोला चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद उसने अपना राज्य शुरू किया और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। उसने लोगों को डेमोक्रेसी के नियम बताने शुरू किए, कैसे जो जनता है उसका रूल होना चाहिए। उसने बोला कि तुम ऐसे ही किसी को बिठा देते हो, मैं तो एक अच्छा आदमी था, तुम्हारे लिए अच्छा सोच के आ रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो तुम्हारे लिए अच्छा ना करे, तो ये नियम तो सही नहीं है। आपको ऐसे नियम बनाने चाहिए अपना राजा चुनने के लिए जो आपके लिए अच्छे हों। तो ठीक है, लोगों ने सोचा, सोना, समझा, ट्रेन भी किया, पढ़ाई लिखाई भी की। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 1 साल बीत गया। तो तब तक लेकिन एक शिपरेक हुआ, एक आदमी और आ गया। तो जो बड़े बुजुर्ग थे उस जगह के, उन्होंने बोला कि ठीक है, इन्होंने बातें तो अच्छी बताई और हमारा जो शासन था ये भी बड़ा अच्छा किया, लेकिन जो हमारा नियम है वो तो नियम हमें पालन करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो राजा ने बोला ठीक है, मुझे तुम उस जंगल में फेंक आओ, मैं उस जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन जो मैंने तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए चीजें बताई है, जैसे मैंने बताया कि तुम अपना नेता चुनो अपने आप। अब तुम पढ़ लिख गए हो, तुम लोग अच्छी चीजें जानते हो, तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो, तो बाहर वाले पे डिपेंड करने से अच्छा है तुम अपने आप पे डिपेंड करो। तो बात उनको थोड़ी समझ में आई, लेकिन उस राजा को तो बाहर करना था, उसी जंगल में भेजना था उसको। तो ठीक है, आपको तो हम छोड़ के आएंगे, फिर अगला राजा हम खुद चुन लेंगे अपने इलेक्शन से और उसको बनाएंगे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। बोला ठीक है, आप मेरे को भेज दो। तो इन लोगों ने अपना राजा चुना, अपने आप में से अच्छे जो भी नियम थे इलेक्शन करा के चुना और उसको जंगल में छोड़ आए। जब वो जंगल में जाने लगा तो
तो उसको जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा था, उसे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा था। तो जो लोग उसको जंगल में ले जा रहे थे उस राजा को, उन्होंने पूछा कि आप मरने जा रहे हो, जानवरों का भोजन बनने जा रहे हो और आपको दुख नहीं हो रहा है? तो उसने बोला बिल्कुल दुख नहीं हो रहा। तो खैर बढ़ते बढ़ते वो लोग उस जंगल के पास पहुंचे। जब जंगल के पास पहुंचे तो देखिए ये तो जंगल है ही नहीं, यहाँ तो बड़ा अच्छा रोड बन गया है, यहाँ पे तो रहने का, खाने का, सब तरह का इंतजाम है, अच्छे अच्छे पेड़ उग गए हैं, फल के पेड़ उग गए हैं, सब चीज उग गई है। तो फिर उन लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये कारण है कि इसको दुख नहीं हो रहा है यहाँ आने में। तो छोड़ के आए, खैर इसको जंगल में छोड़ के आए। तो बात जो सोचने वाली यहाँ पे थी कि उसने न सिर्फ वहां के लोगों को समझाया, न सिर्फ उनको बताया कि क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन उसे पता था कि एक ना एक दिन उसे उस जंगल में जाना है। तो अपने उस राज्य के दौरान ही उसने उस जंगल को भी डेवलप किया और उसको भी रहने लायक बनाया, ताकि जब फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े तो इसे कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए हमें ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव, एक वर्ल्ड व्यू रखना जरूरी है कि आज जिसकी जरूरत नहीं है, आगे क्या जरूरत पड़ सकती है, आउटकम किसकी जरूरत पड़ती है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यूज योर स्किल्स फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. Strategic management is comprehensive collection of ongoing activities and processes that organizations use to systematically coordinate and align resources and actions with mission, vision and strategy throughout an organization. तो आप अगर इस कहानी से रिलेट करें तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही कर रहा था वो व्यक्ति। उसने यहाँ रहते हुए इस प्रोसेसेस को करते हुए समझा उसने कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी ना किसी व्यक्ति को वहां की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी उस तरह से डेवलप करना जरूरी है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। व्हेन यू हैव दैट अथॉरिटी, व्हेन यू हैव दैट रिसोर्स, then work towards development of other aspects of administration which you would be able to use later on. तो यही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, यही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है बड़े बड़े मैनेजमेंट के टूल्स, बट बेसिकली जो मुझे समझ में आता है यही मतलब है इसका। अगर हम स्टेप्स की बात करें, सच में डिफाइन करें कि किस तरह से ये किया जा सकता है, तो पहला स्टेज है एनालिसिस और असेसमेंट, वेयर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डेवलप्ड। जो करंट इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके बारे में एनालाइज करना, उसको एसेस करना, फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, किस तरह से हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, वेयर हाई लेवल स्ट्रैटेजी इज डेवलप्ड एंड अ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल स्ट्रैटेजिक प्लान इज डॉक्यूमेंटेड। मैंने जब रिक्रूटमेंट का चार्ज लिया था यहाँ, तो उस समय प्रोफेसर दिनेश सिंह थे वाइस चांसलर, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब मैंने रिक्रूटमेंट का चार्ज लिया तो मुझे रिक्रूटमेंट का आर भी नहीं पता था, कभी देखा ही नहीं था रिक्रूटमेंट। तो इनिशियली खैर मुझे सबसे बहुत मदद मिली, लेकिन फंक्शनिंग मेरा एक डिजास्टर था जो मुझे आज भी याद है। तो मुझे उसी समय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने कहा कि देखो मीनाक्षी, तुम्हें तो दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ये सब सोच के फिर मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें हमने हर स्टेप को डिफाइन किया है, किस स्टेज पे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैंने किताब वो सबको दी थी, लेकिन मेरे ही ऑफिस में उसकी एक कॉपी बच गई है। तो हमें यहाँ पे मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये बोल रहा है कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी डेवलप होनी चाहिए और इसको डॉक्यूमेंट करने की बहुत जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम लोग इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को डेवलप नहीं करते हैं। अब थैंकफुली हमारे वेबसाइट्स हैं जहाँ एक बार कोई चीज बना दी गई, डाल देंगे तो कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगी, या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो धरोहर है उनके पास अगर इसी में रिजॉल्व हो गया तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट मिल ही जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है और डॉक्यूमेंट को इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में डालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि द इंस्टीट्यूशनल मेमोरी
has it, and even if the person associated with formulation of that document is not there, or the body of persons who formulated that document is not there, that document does exist and people can learn from that document, that experiences of that, मतलब उस टाइम के जो लोग थे उनके जो experiences थे वो उससे learn कर सके। तो ये बहुत जरूरी है, documentation इसके लिए बहुत जरूरी है। Strategy execution, where the high level plan is translated into more operational planning and action items. आपको ये देखना है कि operational है कि नहीं, functional है कि नहीं। तो जो भी आप strategy execution कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको implement ही ना किया जा सके। और जब आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके बाद आपको जो लास्ट स्टेज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है इवैल्यूएशन और सस्टेनेंस मैनेजमेंट फेज। इसमें आपको इवैल्यूएट करना है कि फंक्शनिंग जो है इस पर्टिकुलर चीज की, जो भी हमने सिस्टम इंप्लीमेंट किया, इस प्रोसेस के थ्रू प्लान करके कुछ भी टूल बनाया या इंप्लीमेंट किया, ये सच में आगे भी बढ़ने के लायक है कि नहीं और प्रैक्टिकल है कि नहीं, वो सब इवैल्यूएट करके ही हम उसको आगे बढ़ाएं। ना हो तो उसको बदले। हम एजुकेशन पॉलिसी अपनी चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो उतना जो आज की डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहा। आज की जो दुनिया है, जो ग्लोबल विलेज जो है, जहां हम वी आर इंटरेक्टिंग विद ऑल नेशंस इन द वर्ल्ड, आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग। हम लोग जब स्टूडेंट थे या मेरे से पहले वाले जनरेशन के जो स्टूडेंट्स थे, वहां उस समय में आप जाएं तो उस समय एक आध लोगों को रिकमेंडेशन मिलता था और वो फिर वो बाहर जाते थे। आज की डेट में ऑलमोस्ट एवरी फैमिली, स्पेशली एटलीस्ट द मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे और बाहर से लोग आ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को बदलाव करने की जरूरत पड़ी। आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसको भी इवैल्यूएट किया जाएगा कि आप लोगों के फीडबैक्स कैसे रहे और क्या चीजें थी जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते थे या और एनरिच्ड कर सकते थे जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो प्लानिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो। आप जो काम कर रहे हैं उस लेवल पे भी आप ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगेन अडॉप्ट करते समय, इम्प्लीमेंट करते समय आपको सारे वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। Objectives of strategic planning and management: efficient and effective garnering and utilization of resource towards achieving the laid down objectives, vision, mission. तो efficient और effective तभी होगा जब वो जो tools पहले लिखे गए थे उनको हम adopt करके अपना काम करें, अपने हर functioning में उसको एक importance दें और आगे बढ़ें। Efficient and participative decision making leading to all round enhancement of the performance of institution. कोई भी institution है इसका participative decision making होता है, stakeholders का interest ध्यान में लिया जाता है, तभी उसका performance enhance होता है। Overall improvement in the credibility of the organization, creating and sustaining competitive advantage of the organization. हमें ये इंश्योर करना है कि कहीं हमारा जो इंस्टीट्यूशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज के ग्लोबल मार्केट में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी दे नहीं पा रहे हैं। तो हमको ये सब चीजें जो कॉम्पिटिटिव एज है, आज की डेट में बहुत कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिटिव एज को बरकरार रखना है। हमारा एक कॉम्पिटिटिव एज ये है कि हम एक बहुत ही ब्रॉड बेस को केटर कर रहे हैं। ब्रॉड बेस को केटर करते समय अपने आप को मार्केटेबल बनाना, अपने आप को ग्लोबली एक्टिव बनाना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जिसमें हम हर व्यक्ति को, हर जो काम कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। क्योंकि सर्वप्रथम हमें अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाना है। जब हमारा इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट करता है तो हम कंट्री के भी ग्रोथ में, ओवरऑल परफॉर्मेंस में हमारे देश के हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हर कण, हर क्षण, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशन के लेवल पे अगर हम लोकल बात करें, देश के लेवल पे भी हमारा परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अपने आप को उस फोकस के साथ काम करते हैं।
ये बात मैंने अभी आपको बताई, टुडेज वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, हायर एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू मीट इट्स डिमांड। हम पीछे नहीं रह सकते, हमें वो देना ही पड़ेगा जो दुनिया डिमांड कर रही है, नहीं तो हमारा देश इतना आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो कौन कौन से एरियाज है, मैंने आपको बताया कि आप छोटे से छोटे चीज पे भी इसको लागू कर सकते हैं, बट अगर मेजर हम देखें तो लीगल प्रोविजंस लेइंग डाउन द बेसिक प्रीमाइस इंक्लूडिंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर, डिफाइनिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्या क्या हम करना चाहते हैं, कैसे ये कौन सा टारगेट एरिया है, क्या हमारा कैचमेंट एरिया है, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना विजन मिशन डिफाइन करते हैं। फंडिंग और एक्सपेंडिचर, फंडिंग तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किस प्रोग्राम में जा रहा है, हर लेवल पे ये जो टूल्स इसमें बताए गए उसको आपको यूज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमने बोला, तो लीगल प्रोविजंस क्या है, जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे, अगर हम एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस की बात करें, वो हमारे लीगल प्रोविजंस है। अ डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग इट्स पावर, स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शनिंग ऑफ द अथॉरिटीज, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स एंड इवैल्यूएशन, आपका जो हमारे एकेडमिक काउंसिल ने हमारा करिकुलम जो अडॉप्ट किया है वो कैसे डिफाइन होगा, कैसे किस सिलेबस में, किस कोर्स में क्या होगा, कौन सा स्टूडेंट किधर, क्या क्या ऑप्शंस होंगे उसके पास। तो ये सब प्रोविजंस हमें ले डाउन करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, और इनको बनाने के जो प्रोसेसेस हैं वो वही टूल्स हैं जिनकी हमने अभी बात की। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सबस्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर, ये सबस्ट्रक्चर में अगर आपको बात कर रही हूँ तो ये बेसिकली नॉन ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और सुपर स्ट्रक्चर जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, रादर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूमन रिसोर्स। तो नॉन ह्यूमन, जस्ट एज आई टोल्ड यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स कैसी है, ग्रीन बेल्ट है कि नहीं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है कि नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट का, टीचर्स का, एम्प्लॉयज का होने के लिए सारे प्रोविजंस हैं कि नहीं है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, ये छोटी छोटी रूटीन एक्टिविटीज हैं जो हमारा इनएनिमेट सबस्ट्रक्चर का पार्ट बनता है। नॉनदलेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन सुपरस्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी संस्था के लिए यही है। तो एकेडमिक क्या हो गया कि एडमिशंस में किस तरह से आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं, और फिर इवैल्यूएशन कैसे हो रही है, अवार्ड ऑफ डिग्रीज क्या हो रही है, इसमें जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, क्या स्टूडेंट्स को सारे प्रोसेसेस में इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, क्या उनके इंटरेस्ट केटर हो रहे हैं, इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखना जरूरी है जब हम इस सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें तो रिक्रूटमेंट कैसा हो रहा है, सर्विस रिक्वायरमेंट, एवेन्यूज फॉर करियर एडवांसमेंट, एवेन्यूज फॉर रिसर्च एक्टिविटीज आर बीइंग गिवन और नॉट, क्योंकि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स, वी आर नॉट डेड पीपल अनलेस वी आर इंटरेस्ट आर केटर्ड। आप सब लोग जानते होंगे कि जब प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, जब टीचर्स का हो या नॉन टीचिंग का हो, तो कितना एक फ्रस्ट्रेशन, एक मायूसी का माहौल पूरी संस्था में था, चाहे कॉलेजेस हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। आज जब चीजें हो गई हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम सब लोग खुश हैं, हम सब लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं और इक्वल पार्टिसिपेशन है। मैं तो, हम लोग सब तरह के ट्रेनिंग में जा रहे हैं और मैं देखती हूँ कि उतनी ही शिद्दत से उतने ही लोग आते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, कई बार रिपीटिशन भी हो जाता है। तो वही जब ये 3 दिन का प्रोग्राम होना था तो मैंने सर को बोला कि थोड़ा सा हटके करते हैं, नहीं तो रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ये तो हर ट्रेनिंग में हम लोग बता रहे हैं, तो थोड़ा सा हटके इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इश्यूज थे जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। समझाने की तो कोई ऐसी चीज है नहीं, हम लोग सब लोग समझे हुए हैं, लेकिन थोड़ा वही है कि हम सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जब वो बातें डिस्कस होती हैं तो हम जब अपना फंक्शनिंग हमारा आता है तो हम उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली तो यही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू यू मनिका जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी भी संस्थान में एक टीम की सफलता के लिए कुशल गैर शिक्षण कर्मचारियों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I'm thankful to Ms. Meenakshi Sahai for
impressing on this particular fact through this deliberation. Thank you, ma'am, for this very enriching talk. And now I invite participants, if they have any queries, they can please put those queries in the chat box. मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि ये कोई रूल नहीं था, ये कोई नियम नहीं था, तो ये एक डिस्कशन ही है। हम सब लोग एक दूसरे का ज्ञान वर्धन करेंगे इस डिस्कशन के थ्रू। तो आप प्लीज क्वेश्चंस ले सकते हैं। I think Mr. Sanjay Nagalia, you want to ask something? हाँ, संजय जी बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा संजय जी आपको। मनिका, आप उनको बोल दो चैट बॉक्स में लिख देंगे। आप प्लीज संजय जी, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दिक्कत है तो अनम्यूट करा दो ना। जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं संजय जी। मैडम कुछ बोलना नहीं है, सुन रहा था मैं। अच्छा, फीडबैक okay. फॉर्म ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा। जी, ओके। आपकी मेल पे भी आ जाएगा फीडबैक फॉर्म। जी, शुक्रिया। हाँ जी। और कोई there is any query, please feel free to write in the chat box. Okay. I don't think so, ma'am. There are any queries. I think the topic was well deliberated on. नहीं, अपने विचार रख सकते हैं लोग। ऐसा एक टॉपिक है, अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, जिससे कि हम सारे लोग उससे फायदा उठा सके। शायद लोगों के एक्सपीरियंसेस तो जरूर होंगे इस मामले में। People are thanking in the chat box. Okay. So, Vinita ma'am, can I proceed with the vote of thanks? Yeah. Okay. So that was the end of the day one of this online workshop. And I extend a sincere gratitude to Ms. Meenakshi Sahai for being so elaborate on the topic and throwing such immense light and, talking about strategic management, talking about the role of administration in the higher education. That was quite enriching, ma'am. Thank you. I thank Professor Ganatosh Kumar Jha, our principal sir, on behalf of IQAC for being the guiding light behind this workshop and giving us this opportunity to hold the workshop. I'm so very thankful to all the participants for their overwhelming response and their participation, being so disciplined throughout this entire workshop. My thanks are also due to IQAC coordinator for being the brain behind this entire workshop. I'm thankful also to our administrative officer, Mr. V.K. Mishra, Section Officer Accounts, Ms. Sonia Mange, and Section Officer Admin, Mr. Rajesh Kakkarji, for helping out in the conduct of the workshop. And last but not the least, the thanks is due to the entire technical support team, comprising of Dr. Amit Vishwakarma, Dr. Abid Hussain, and Mr. Ravinder Pant for assisting in the technically running the workshop so smoothly. Thank you all once again. Thank you. Thank you.